हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज द सेकंड सीरीज ऑफ पीवाईक्यू सेशन। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट पीवाईक्यू सेशन में देखा था कि हमने नीट 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था और उसको रिलेट किया था एनसीईआरटी के चैप्टर्स में। बेटा, मेरा हर बार यही कहना होता है कि जो नीट का जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है। बायोलॉजी का जो पेपर है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी में से आता है। यही रीजन है कि मैं हर क्वेश्चन सॉल्यूशन जब भी मैं करवाती हूँ तो मैं एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स हमेशा लगाती हूँ, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ट्रस्ट बिल्डअप हो कि एनसीईआरटी के बाद कुछ भी नहीं आता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, आइडेंटिफाई दी सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी, यस। तो अब यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और फिर आपको बताना है कौन कौन से करेक्ट है, और फिर उन्हीं कॉम्बिनेशन के आपको ये इन 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो ए बोल रहा है बेटा फ्लावर्स ऑफ वेलेस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। बी बोल रहा है फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। ठीक है। और जो सी है वो बोलता है कि मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। अब जो डी स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। ई बोल रहा है इन सम हाइड्रोफाइट्स पॉलन ग्रेन्स आर कैरीड पैसिवली इनसाइड वाटर। तो अब आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन से करेक्ट है। अगर हम देखें बेटा वेलेस्नेरिया, तो वेलेस्नेरिया एक एक्वाटिक प्लांट है। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये एक्वाटिक प्लांट है। ओके, तो हमें पता है कि जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा। ठीक है, ये जो फीमेल का जो स्टिग्मा होता है, यहाँ पे ये जो ट्रांसफर होता है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके प्लांट्स में, राइट। तो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? सबसे पहले तो ये बताइए, ये क्लास 12 के सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सो अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स की लाइफ में, क्योंकि ये उनको वेरिएशन प्रोवाइड करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाता है। अब अगर हम बात करें ये जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स, तो ये भी दो तरह से होते हैं, और ये जिस मीडियम के थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनेटर्स बोलते हैं। पॉलिनेटर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है वॉट, एक होता है एबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक। ठीक है। अब एबायोटिक की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आ जाते हैं? विंड हुआ, आपका वाटर हुआ, ये सब आ जाते हैं किसमें? एबायोटिक में। अगर हम बात करें बायोटिक की, ठीक है, तो बायोटिक में कौन आता है? इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ये सब आ जाते हैं। तो देखिए, जब इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है तो जो फ्लावर होते हैं वो कलरफुल होते हैं, अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, और बदले में उनको नेक्टर देते हैं, जैसे कि हमने जनरली एग्जाम्पल सुना है हनी बीज का। तो बेटा जो बैलेंसनेरिया है, ये तो एक, अगर हम बात करें, ये तो एक एक्वेटिक प्लांट है, तो ये कलरफुल तो होगा नहीं। ठीक है। अब अगर हम बात करें, फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। बेटा ये सच है। ठीक है, जो वाटर लिली है वो पानी से नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगी एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट पे। यस। ओके, तो देखिए ज्यादातर जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, और उसकी इन्होंने क्वालिटीज भी लिखी है कि वेल एक्सपोज होते हैं, ग्रासेस में जनरली होता है। पर जो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है बेटा, वो बहुत ज्यादा रेयर होता है, केवल 30 स्पीशीज में होता है। अब यहाँ पे इन्होंने वाटर लिली के बारे में बताया है कि देखिए सारे एक्वेटिक प्लांट, जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्लांट एक्वेटिक है तो उसमें पॉलिनेशन भी पानी के थ्रू ही होगा। इट्स नॉट नेसेसरी। तो इसमें किसके थ्रू होता है? वाटर लिली में इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ओके बेटा, किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें बैलिस्नेरिया की, तो सबसे पहले भैया इसका जो होता है वाटर के थ्रू होता है पॉलिनेशन इसमें, और इसके जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उसमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। ठीक है। तो यस, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, यस, क्योंकि म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं, और पॉलन ग्रेन्स वाटर के थ्रू ही
कैरी करते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। एक बार आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट कोफैक्टर। अब भाई कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज, अब आपको बताना है बेटा एंजाइम का कोफैक्टर क्या है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में, ठीक है, जो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें फोर ऑप्शंस दिए हैं, फ्लेविन, हीन, जिंक एंड नाइसिन, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या होता है कोफैक्टर इसका। यस, सो ये क्वेश्चन बेटा किस चैप्टर में से है? ये है आपका बायोमोलिक्यूल में से, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंजाइम्स की, तो हमको पता है कि जो हॉलो एंजाइम होता है वो उसके दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जो होलो एंजाइम होते हैं उसके दो फैक्टर होते हैं, एक्वा एंजाइम एंड को फैक्टर, ठीक है। अब ये जो को फैक्टर है ये भी आपके दो तरह के हो जाते हैं, या तो ये होते हैं क्या बेटा, या तो ये होते हैं ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें एक प्रोटीन पार्ट होते हैं और इसमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो हमें यही बताना है कि जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है इसका को फैक्टर क्या है। तो ये भी सीधे यहां से लिया गया है। जिंक इज अ को फैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब इसके आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ठीक है। ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एक बार आप एंजाइम के बारे में पूरा ओवरव्यू ले लीजिएगा। दिस इज मतलब थोड़ा कॉन्साइज करके बताया जा रहा है इस वीडियो में। सो इट्स करेक्ट आंसर इज आंसर 3, जिंक। देखिए ये भी सीधा आपका एनसीईआरटी में से था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहिबिशन ऑफ सक्सेसिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मैलोनेट इज एन क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे भी अगेन आपके पास फोर ऑप्शंस हैं, और ये भी मुझे एंजाइम वाले की टॉपिक से लग रहा है, एंजाइम वाले टॉपिक से, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर से ही लग रहा है ये भी। सो फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सेकंड है एंजाइम एक्टिवेशन, थर्ड है कोफैक्टर इनहिबिशन एंड फोर्थ इज फीडबैक इनहिबिशन। ओके, सो बताइए भाई इनहिबिशन ऑफ सक्सेसिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मैलोनेट ये किसका एग्जांपल है? अब ये लाइन पूरी की पूरी एनसीईआरटी से ही है, ये देखिए दिस हाइलाइटेड पोर्शन, इनहिबिशन ऑफ successinic dehydrogenase by malonate closely resemble such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogen, ठीक है। तो बेटा ये देखिए पूरा का पूरा एनसीईआरटी से लाइन उठ के आ। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, देखिए हमें पता ही है कि एंजाइम का एक्शन क्या होता है, वो सबस्ट्रेट से बाइंड करता है ताकि आगे रिएक्शन प्रोसीड कर सके, राइट। बट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है बेटा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो इनहिबिटर होता है उसकी उसकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है वो सबस्ट्रेट से बिल्कुल मिलती जुलती होती है। मतलब सबस्ट्रेट की और इसकी इनहिबिटर की जो स्ट्रक्चरल जो वो है कॉन्फर्मेशन है वो एकदम सेम होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है इनहिबिटर कंपीट करता है सबस्ट्रेट से, और वो बाइंडिंग मतलब सबस्ट्रेट की जगह एंजाइम से इनहिबिटर अटैच हो जाता है, समझ रहे हो। सबस्ट्रेट की जगह यहाँ कौन आ गया, इसको तो इसने जोड़ने नहीं दिया, इसकी जगह कौन आ गया, इनहिबिटर आ गया, समझ रहे हो। मतलब दोनों में ही आपस में कंपटीशन है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, which of the following is an example of actinomorphic flower? तो यस अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं पाइसम, सेसबेनिया, दतूरा या केसिया। ओके, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन एंड फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि किस चैप्टर का है, किस क्लास का है।
बेटा ये है क्लास 11 के मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर का। तो हमें पता है कि फ्लावर की सिमेट्री होती है, एक तो रेडियल होती है, दूसरी बाइलेटरल होती है। ओके, तो अब ये एग्जाम्पल बेटा डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, तो भाई मैं आपको लेके ही चलती हूँ आपके इस पे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, ये देखिए, इन सिमेट्री फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, या तो देखिए इक्वल हाफ्स में होगा या रेडियल सिमेट्री होगी उसकी, ठीक है। तो जब भी इक्वल रेडियल हाफ्स पे कटेगा, मतलब जब भी उसकी रेडियल सिमेट्री होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, आप ऐसे याद कर लीजिए, MDC, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। इनकी क्या होती है बेटा, रेडियल सिमेट्री होती है। और जो जाइगोमॉर्फिक है, मतलब बाइलेटरल जो सिमेट्री है, ठीक है, इसके साइन तो आपको पता ही होंगे। जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो किसकी होती है, PBCG, TB, केसिया एंड गुलमोहर। और राइट, और जो एसिमेट्रिक होता है, मतलब ना ही वो सिमिलर हाफ्स में किसी भी तरह से, मतलब उसको हम कर ही नहीं सकते हैं, डिवाइड ही नहीं कर सकते, सो दैट इज कॉल्ड कैना। ओके, सो एसिमेट्रिक इज कैना, जाइगोमॉर्फिक इज PBCG, और एक्टिनोमॉर्फिक इज MDC। तो बेटा आप ये देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, धतूरा है, केसिया तो है ही नहीं, केसिया क्या है हमारा, जाइगोमॉर्फिक है, और जो कहना है वो एसिमेट्रिक है। और राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अब देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, और आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशंस। सो स्टेटमेंट वन बोल रहा है, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैक्टोटीन स्टेज। अच्छा, अब इन्होंने बोला है स्टेटमेंट वन में कि लैक्टोटीन स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। स्टेटमेंट टू में बोला है कि जो डिप्लोटीन स्टेज की जो बिगनिंग होती है, तो पता चलता है कि हाँ भी डिप्लोटीन स्टेज आ गई। कैसे पता चलता है, जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है। ओके, मतलब वो कॉम्प्लेक्स क्या है, डिसॉल्व होने लगता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, दोनों गलत है या दोनों सही है, एक सही है या एक गलत है, ये आपको बताना है। तो बेटा लेप्टोटीन और डिप्लोटीन, ये मुझे ये बताइए किस किस स्टेजेस हैं, किस चैप्टर पे आ गए हैं हम, ये आ गए हैं हम आपके सेल साइकिल पे क्लास 11th में। इसमें जो मियोटिक 2 है, उसमें जो प्रोफेज 1 के जो स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है, लैप्टोटीन क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये ठीक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है, डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है। डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिन कॉम्प्लेक्स, ये भी हमारा ठीक हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, क्योंकि देखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा खिंच जाएगा, बट आई ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन प्रोफेज 1 स्टेजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट, ठीक है। जो एक पिंक फ्लावर है बेटा, वो किससे क्रॉस हुआ है, आप ये समझ लीजिए, एक पिंक फ्लावर है, वो रेड से क्रॉस हो गया, ये स्नैपड्रैगन प्लांट है। तो इसका फिनोटाइप कैसा होगा, मतलब इसके जो विजिबल एक्सप्रेशन है वो कैसे होंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिए है फॉर ओनली पिंक फ्लावर प्लांट, या फिर सेकेंड ऑप्शन है रेड पिंक एज वेल एज व्हाइट फ्लावर, थर्ड है ओनली रेड फ्लावर प्लांट, या फिर फोर्थ है रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट। अब बताइए भाई ये क्या है, उसके किस तरह के एक्सप्रेशन होंगे। अगर आप इस पे क्रॉस करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे इन्होंने पूरा क्रॉस दिया हुआ है स्नैपड्रैगन प्लांट का। आप इसका क्रॉस कर ही लीजिए तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ये क्या था हमारा, आर आर, और ये दिस वन, राइट।
अगर आप करेंगे तो देखिए ये आ गया आपका क्या, रेड फ्लावर। ये क्या आ गया आपके बेटा, ये आ गया आपकी पिंक फ्लावर। तो आपको दोनों ही तरह के फ्लावर मिलेंगे, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर। सो आंसर 4 विल बी दी करेक्ट वन। आप इसके बारे में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी पढ़ सकते हैं क्लास 12। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट वन बोल रहा है पैरेंकाइमा इज लिविंग बट कोलिनकाइमा इज डेड टिश्यू। इसमें इन्होंने बोला है कि जो पैरेंकाइमा है वो लिविंग है और जो कोलिनकाइमा है वो डेड है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म लाइक जाइलम वेसल, ये तो सही बात है जी। बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एकदम करेक्ट बात है। पैरेंकाइमा भी लिविंग ही होता है, ये भी करेक्ट है, बट कॉलिनकाइमा डेड टिश्यू होता है, आई डोंट थिंक सो। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर 2 हो गया, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट 1 गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कॉलन डेड टिश्यू दे दिया, भाई स्क्लेरेंकाइमा डेड टिश्यू होता है। ठीक, कौन सा डेड टिश्यू होता है बेटा, स्क्लेरेंकाइमा, वो मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बेंडिंग वगैरह में हेल्प करता है। जो आपके जो लीव्स के जो पिटियोल हैं वो बेंड कर पाते हैं, कॉलेनकाइमा टिश्यू की वजह से कर पाते हैं। सो आंसर 1 इज फॉल्स एंड आंसर 2 इज ट्रू, सॉरी स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया आंसर 2। अब ओके, इसका स्क्रीनशॉट मिस हो गया, बट अब इसको एनाटॉमी वाले चैप्टर में देख सकते हैं क्लास 11 के। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट वाला है, स्टेटमेंट 1 से बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, सही बात है, कोडेड बाय अ जीन कॉल्ड CRY1 अब जो सेकंड स्टेटमेंट है क्या बोल रहे हैं, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इन बैसिलस thuringiensis, हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन। मतलब इन्होंने बोला है कि जो बैक्टीरिया जो है ये बैसिलस thuringiensis जिसमें से ये बीटी टॉक्सिन निकाला जाता है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर एज अ प्रोटोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है, सही बात है ये। बट आफ्टर इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट ये इनएक्टिव एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इंसेक्ट का जो गट है, मतलब इंसेक्ट का जो पेट है, मतलब गट है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसकी जो लाइनिंग है बेटा वो एसिडिक होती है। तो ये यहाँ पे मुझे काफी झोल लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है? ओके, तो देखिए अगर हम बात करें बीटी टॉक्सिन की, तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी बायोटेक्नोलॉजी में। बहुत सारी क्रॉप्स को सेव किया गया है, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बहुत तरह की क्रॉप्स को इन्होंने ये इसको बीटी करके, मतलब बायोटेक्नोलॉजिकली इनको मॉडिफाई करके, इसमें ये इंट्रोड्यूस करके, और जब भी इनको ये इंसेक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो वो मर जाते हैं। उसका रीजन यही है कि इसके अंदर एक तरह का टॉक्सिन होता है जो इंसेक्ट के गट के अंदर जाके इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है। अब भाई इसको भी मैं आपको एनसीईआरटी में ही दिखाना चाहूंगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है बेटा इंपॉर्टेंट है एज वेल एज इंटरेस्टिंग है। तो ये जो छोटे छोटे इंटरेस्टिंग यूनिट्स हैं इनको तो आप प्लीज कवर कर ही लीजिए। और जब भी आप ये देखेंगे, ये देखिए बीटी कॉटन बैसिलस, यहाँ पे इन्होंने बोला है एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस एंड इसकी डेथ हो जाती है। व्हाई इज इट सो? क्योंकि बेटा जो गट होता है वो उसका एल्केलाइन होता है। ठीक है, इसका जो गट है बेटा एल्केलाइन होता है, ना कि एसिडिक होता है। सो इसका जो फर्स्ट है दैट इज करेक्ट, और जो सेकंड है वो फॉल्स है। तो कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not a criteria for classification of fungi? इसमें बोला गया बेटा जब फंजाई का जब क्लासिफिकेशन हुआ था, तो इसमें से कौन सा क्राइटेरिया है जिसको नहीं कंसीडर किया गया था उसके क्लासिफिकेशन के लिए? अब इसके ऑप्शंस हैं मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, बट आई एम श्योर काफी बच्चों पे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, वो इसमें पक्का गड़बड़ी करेंगे। उसका रीजन ये है जो भी बहुत इजी दिखने वाली चीजें होती हैं हम उनको
फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी पे आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे जब फंजाई का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है क्लास 11 के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, तो वहां पे लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम आर दी फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। तभी तो उन्होंने फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज में इसको डिवाइड किया था किंगडम फंजाई को, राइट। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है, व्हिच मेक्स इट करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे इन्होंने फैक्टर्स दिए हुए हैं जैसे कि लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी, एनएडीपीएच। अब आपको बताना है भाई कौन कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है इन 4 ऑप्शंस में से, बताइए क्या क्या चाहिए होता है डार्क रिएक्शन करवाने के लिए फोटोसिंथेसिस की। देखिए जैसे कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक, तो डार्क रिएक्शन जो है इसमें नाम से ही पता चल रहा है इसमें सनलाइट की जरूरत नहीं होगी, बट डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट होता है प्रोडक्ट्स ऑफ सनलाइट। ठीक है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट और आप बोल सकते हो लाइट रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो बेटा लाइट रिएक्शन के कौन से प्रोडक्ट होते हैं, एटीपी, एनएडीपीएच, ठीक है, और सीओ, ये सब क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये तो आपके हो गए क्या, करेक्ट। तो सी, डी एंड ई, ये आपका ऑप्शन हो गया कौन सा, ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका हो गया करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया होगा, आप प्लीज एक बार पढ़ लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, वैसे ही ऑलरेडी इतनी यूनिट्स डिलीट हो चुकी हैं अब तो। प्लांट फिजियोलॉजी में बची कुछ ही वही 3 चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रॉपिकल रीजन्स शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। अब देखिए जो ट्रॉपिकल जो रीजन होते हैं उसमें इतनी ज्यादा स्पीशीज क्यों होती हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज इतनी ज्यादा क्यों होती है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज क्यों होती है, उनकी क्या रीजन हो सकता है। अब इन्होंने यहाँ पे अगेन 5 स्टेटमेंट्स दिए ए टू ई, और उसमें आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। First statement है tropical latitude have remained relatively undisturbed for million of years, hence more time was available for species diversification। अभी बोल रहे हैं बेटा कि जो tropical latitude है वो बहुत समय से undisturbed रहा है, इसलिए species diversification का टाइम मिल गया है वहां की जो species है। दूसरा है tropical environment are more seasonal। बेटा I don't think so। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नीशे स्पेशलाइजेशन। अब वहां का जो एनवायरनमेंट है वो पूरे टाइम कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से स्पीशीज को मतलब एनवायरनमेंट की साइड से तो एटलीस्ट कोई चैलेंज नहीं होता और वो आराम से अपनी पॉपुलेशन ग्रो कर पाती है। ई स्टेटमेंट दिया हुआ है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। ठीक है, इन्होंने भी यही बात की। चलिए तो ले चलते हैं आपको एनसीईआरटी पे। तो देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ आप देखिए, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात है। अनलाइक टेम्परेट रीजन, ये क्या होता है बेटा, ये अनडिस्टर्ब रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका यही करेक्ट हो गया। ठीक, जिसकी वजह से स्पीशीज रिचनेस हो गई। नाउ नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल आर लेस सीजनल। ठीक है, तो ये गलत हो गया जो कि हमने पहले ही रॉन्ग कर दिया था बी स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट इज मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। तो भाई ये मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल हो गया। ठीक है, कांस्टेंट होता है, ये भी करेक्ट हो गया। मोर सोलर एनर्जीज अवेलेबल, तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। ठीक है, मोर सोलर एनर्जी, ये भी करेक्ट हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 3, ए सी डी एंड ई।
A C D and E. आर यू गेटिंग इट? चलिए, देखिए अगर किसी का कोई भी क्वेरी है तो आप डाल सकते हैं, इतना ज्यादा हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. Okay, now the next question, identify the part of seed from the given figure which is destined to form root. बेटा very easy question. अब देखिए आपको इस डायग्राम को ऑब्जर्व करके बताना है कि कौन सा पार्ट रूट सिस्टम को जनरेट करेगा. हमें पता है सीड में दो तरह के पार्ट होते हैं, प्रीम्यूल एंड रेडिकल, राइट? तो जो प्रीम्यूल होता है वो शूट जनरेट करता है, शूट सिस्टम इमर्ज करता है. और रेडिकल क्या करता है? रूट सिस्टम. तो भाई अब इसमें से कौन सा है? अब ये फिर से एनसीईआरटी वाले डायग्राम पूरा होके आ गया है. ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रेडिकल. उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? करेक्ट आंसर इज सी, राइट? सो सी कहाँ है भाई? ऑप्शन वन में है. चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन कैल्विन साइकिल? भाई कैल्विन साइकिल में क्या क्या बनता है, 1 2 3 करके आप याद कर लीजिए. तो ये भी मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसकी टेबल पे ले चलती हूँ. कितने बनते हैं कैल्विन साइकिल में? अब देखिए यहाँ पे इन्होंने छोटी सी टेबल दी हुई है एनसीईआरटी ने. 6CO2 मतलब हमें पता है कि भाई ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6 होता है, राइट? मतलब 6CO2 इसमें बनते हैं. मतलब एक CO2 में अगर हम बात करें, जब 1 CO2 को फिक्स करना होगा तो कितने होंगे? 3 ATP एंड 2 NADPH, राइट? 2 NADPH. तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको. 1 3 टू फिक्स 1 CO2 कितना निकलता है? Na 2 NADPH निकलता है एंड 3 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं. तो बेटा कौन सा करेक्ट हो गया? सेकंड वाला करेक्ट हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड कलर. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस? अब देखिए एक प्लांट में जो ये है BB और BB, ये क्या है बेटा? ये डोमिनेंट है. अभी आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है? इसको जीनोटाइप फिगर आउट करना है कि भाई इसका जीनोटाइप क्या है. अब आप क्या करोगे? अब आपको किससे क्रॉस करना चाहिए? हमें भी पता है बेटा, अगर किसी का जीनोटाइप आपको निकालना होता है तो आपको उसके रिसेसिव से क्रॉस कराना चाहिए. दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. ठीक है? तो ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इजीली बी एनालाइज टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप, जब आप उसका किसी रिसेसिव से क्रॉस कराओगे. ठीक है? रेसिसिव पेरेंट. तो किससे होगा क्रॉस? रेसिसिव से. मतलब आंसर 4 इज द करेक्ट वन, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. 30 सेकंड का भी नहीं था ये क्वेश्चन. आगे बढ़ते. हिंट टू ऑलवेज का DNA मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ. अब हमें पता है हिंट टू क्या है बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है. तो इसमें आपको बताना है कि जो हिंटू है वो कितने बेस पेयर से मिलके बनता है. तो देखिए ये बनता है, हमें भी पता है, फोर ऑप्शन दिए हुए हैं. 4 बेस पेयर, 10 बेस पेयर, 8 बेस पेयर, 6 बेस पेयर. तो आपको देखिए बता देना चाहिए 6 बेस पेयर. एनसीईआरटी में सीधा सीधा इसके बारे में ये भी लिखा हुआ है हिंटू फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस है. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये आपको बात कभी नहीं भूलनी है. और इसके क्या होते हैं बेटा? 6 बेस पेयर होते हैं. एक बार प्लीज इसकी अच्छे से रीडिंग कर लीजिए इस चैप्टर की. ओके, सो नेक्स्ट इज, खत्म हो गया क्या? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. We will meet in the next session. Till then, bye bye and take care.